तीन अंग्रेजन भाभीियों का दो विधवा नंदों पर जुल्म। लाल नगर में तीन भाई युवराज, पूरब और नील अपनी दो बहनों राधा और सिया के साथ रहते थे। उनके सर से माँ का आंचल और बाप की छाया बचपन में ही छिन गई थी। अब वो पांचों ही जवान हो गए थे। अरे सिया, आज मेरा लंच रहने दो। आज क्लाइंट के साथ जरूरी मीटिंग है तो मैं खाना बाहर ही खाऊंगा। लेकिन भैया, मैंने तो लंच रेडी कर दिया है। अरे इसे तू खा लेना, मुझे देर हो रही है। अब मैं चलता हूँ। चलो आओ भाइयों। युवराज अपने तीनों भाइयों के साथ ऑफिस चला गया। माँ बाप के छोड़कर जाने के बाद तीनों भाइयों ने अपने पापा के काम को बड़े ही अच्छे से संभाल रखा था और उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तीनों भाई अपना काम ऑफिस में मन लगा कर करते थे। वहीं ऑफिस में तीन अंग्रेजन लड़कियां भी काम करती थीं, जो कि उन तीनों को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और कुछ समय बाद उन्होंने उन तीनों अंग्रेजन से शादी कर ली। अब शादी को कुछ दिन बीत गए थे। अरे ये इंडियन चूल्हा कैसे जलाया जाता है, मेरे तो खुद भी समझ नहीं आता। जब मैं पहली बार इस किचन में आई थी तो मेरा उल्लू सा बन गया था। क्या हुआ भाभी, आपको कोई मदद चाहिए क्या? इस चूल्हे को कैसे जलाते हैं ये लाइए मैं करके बताती हूँ। राधा चूल्हा फूकना शुरू कर देती है। लीजिए, अब आप कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं करने वाली। अरे इस तरह से तो मेरा चांदी जैसे रंग पर लोहे की तरह जंग लग जाएगा। मैं ये नहीं करने वाली। कैटी वहाँ से चली गई। राधा और सिया ने मिलकर पूरे परिवार के लिए खाना तैयार किया। भाभी जी, हमने खाना तैयार कर दिया है, आप जरा सभी के लिए लगा दीजिए। तीनों अंग्रेजन मिलकर टेबल पर खाना लगा रही थी। अरे ये हमारी दोनों ननद आखिर खुद को समझती क्या है? जिस तरह खाना बनाया था उसी तरह लगा भी देती। ऐसा करने से शान घट जाती ना महारानियों की, इस वजह से हमें इस काम पर लगा दिया है। बस अब बहुत हुआ, मैं अब इन्हें और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? देखती रहो। कैटी वहाँ से चली गई। अब ये क्या करेगी पता नहीं। इस तरह शाम हो गई। युवराज, नील और पूरब भी घर आ चुके थे। वैसे सिया, तेरे गाल बिल्कुल लड्डू के जैसे हैं, एकदम गोल। जाओ। कहाँ जाऊँ? है राधा, पूछ इससे कहाँ जाऊँ। बोल लड्डू। भैया मुझे लड्डू कहना बंद करो। आप दीदी को तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हो। अरे हमारी राधा तो खूबसूरत है, ये कहाँ लड्डू जैसी है। क्यों राधा? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है भैया। क्यों मेरी इतनी प्यारी बहन को छेड़ रहे हो? हमारी दोनों ही बहनें भगवान का हमें दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कब तक इन तोहफों को अपने पास ही रखने का इरादा है? मतलब ये कि आपकी दोनों ही बहनें खूबसूरत और जवान हो चुकी हैं। अब इससे पहले इनकी खूबसूरती और जवानी झड़ जाए, इससे पहले इनकी शादी कर दीजिए। वैसे भी अपने बच्चों की शादी करना तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है और बचपन से इनके माँ बाप आप ही तो हो। बात तो आपने कई लाख की कही भाभी जी। वैसे इस लड्डू के बिना घर में मन नहीं लगेगा। मन लगाना पड़ेगा। अब क्या इन्हें हमेशा हमारी छाती पर, मेरा मतलब अपने ही पास रखना है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो अपनी दोनों ही बहनों के लिए एकदम लाखों में एक लड़का ढूंढूंगा। फिर क्या था, तीनों भाइयों ने अपनी बहनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद तीनों ही अंग्रेजन बहुत ज्यादा खुश थीं। वाह कैटी, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है कि सही टाइम पर तुमने शादी की बात निकाल कर सिक्सर मारा है। फाइनली तुम्हारी वजह से हम तीनों को ही छुट्टी मिल गई। थैंक्स। I mention not। अंग्रेजनों के दिन बड़े ही अच्छे कट रहे थे कि तभी एक हादसे में सिया और राधा के पतियों की मौत हो गई और उनके भाई उन्हें वापस उनके मायके में ही ले आए। सिया, राधा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। जिस तरह ये घर पहले तुम्हारे लिए था, आज भी बिल्कुल वैसे ही है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सही कहा। हम जानते हैं भैया, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे भाइयों का प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ऑफिस जा रहे हैं। तुम सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है? तीनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। अपने पतियों के जाते ही तीनों भाभियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। सुन सिया। जी भाभी, ये आप किस तरह से बात कर रही हो? वरना क्या, मैं तुझे महारानी सिया कहकर बुलाऊं? चल जल्दी से सारे घर की सफाई कर।
ये क्या बदतमीजी है भाभी। हाँ बेक ये बोली, कितनी मुश्किल से तुम दोनों बलाएं हमारी छाती पर से टाली थी, लेकिन खुशियां हमारे नसीब में ही कहाँ है। खैर जो भी हो, अब तुम यहाँ पर बस एक नौकरानी की तरह ही हो, क्योंकि जिस घर की तुम रानी थी तुम उसे छोड़ आई हो, इसीलिए जल्दी से कामों में लग जाओ। अपनी तीनों भाभियों के मुंह से इतनी जली कटी बातें सुनकर सिया और राधा कुछ भी नहीं बोल पाती, और जैसे जैसे वो अंग्रेजन उन्हें ऑर्डर देती वो वैसा ही करती। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे। तीनों अंग्रेजनों के जुल्म भी अपनी दोनों नंदों पर बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन राजवीर, पूरब और नील ने अचानक ही काम से छुट्टी ले ली। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज हम अम्यूजमेंट पार्क चलें। हमारी बहनें भी गहरे सदमे से उभर रही हैं, तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा। तीनों भाई अपने घर की तरफ निकल गए, तो वहीं घर पर अरे राधा, मेरी कॉफी कहाँ है? लाई भाभी। राधा सेलेना के पास कॉफी लेकर गई। सेलेना ने कॉफी के चकते ही उसे फेंक दिया। ये भी कोई कॉफी थी? इतनी बेकार, मुझे तुमसे कहना ही नहीं चाहिए था। अब जल्दी से साफ करो इसे और मेरे लिए दूसरी कॉफी लेकर आओ। तो वहीं दूसरी तरफ अरे सिया, तुमने अभी तक बाथरूम साफ नहीं किया, मुझे नहाना है। अभी करती हूँ। दोनों बहनें बुरी तरह अपनी भाभियों का अत्याचार सहन कर रही थी, लेकिन ये सारा मंजर उनके भाइयों ने अपनी आंखों से देख लिया था। सिया क्यों बाथरूम साफ करेगी? यहाँ चल क्या रहा है? आप? अपने भाइयों को देखकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। तीनों भाइयों को भी अब सब कुछ समझ आ गया था। भैया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम्हें हम तीनों ने कितने नाजों से पाला था बहनों। कभी तुम्हारे होठों की हंसी कम ना हो, इस चक्कर में हमने अपनी हंसी मिटाई, लेकिन आज हमारी बीवियों ने हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे गलती हमारी ही है जो हमने अपनी बहनों को तुम्हारे साथ अकेला छोड़ा। अरे इन पर जुल्म करने से पहले एक बार भी तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया? तीनों अंग्रेजन बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी। अपने पतियों का उनकी बहनों के लिए प्यार देखकर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। हमें आप सभी माफ कर दीजिए। हम न जाने कौन से घमंड में अंधे हो गए थे। आज हमें एहसास हो रहा है कि असली परिवार किसे कहते हैं। हमें एक बार अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी जगह और कोई होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। प्लीज आप माफी मत मांगिए। सिया ने सही कहा। अगर तुम्हें एक मौका ही चाहिए तो तुम हमारी बहनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढने में हमारी मदद करो। बिल्कुल। फिर क्या था, तीनों अंग्रेजन भाभियों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी नंदों के लिए अच्छे लड़के ढूंढे और फिर खुशी के साथ उनकी शादी की और सभी खुशी खुशी रहने लगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मेरा सामान वापस मेरे घर में रख दो। भाई साहब, आप रोको ना इन्हें। मुखिया ने यहाँ भेजा है। तू अब इन गांव वालों से जितनी भी मदद मांग ले, ये लोग तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। और ये जरा हमारे ऊपर रहम खाओ। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे अंकल, हमारा खाना मत फेंको। अगर हमारा खाना भी फेंक दोगी तो हम क्या खाएंगे? ललिता उन गुंडों की फेंकी हुई रोटियां उठा लेती है। हालांकि वो रोटियां मिट्टी में हो जाती हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए केवल वही रोटियां थी। कुछ ही देर में घर का सारा सामान वो मुखिया के गुंडे घर से बाहर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मुखिया आता है और ललिता से कहता है, देखा ललिता, तुझे कितनी बार कहा था मैंने। अरे समय पर अगर तूने मेरे सारे पैसे दे दिए होते तो भला ऐसा होता क्या? लेकिन तूने तो मेरी एक नहीं सुनी। एक गरीब के साथ इतना अत्याचार तुम्हें भारी पड़ेगा मुखिया। तुम अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रहोगे। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते मुखिया उन्हें बारिश में छोड़कर अपनी कार में बैठता है और घर चला जाता है। उसके जाने के बाद ललिता अपने बच्चों के लिए कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगती है। हे भगवान, आखिर ये और कब तक चलता रहेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। माँ, आप रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने की जरूरत नहीं है माँ। तभी ललिता को कूड़े के ढेर के पास कई सारे बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं। अजी सुनते हो, जरा वहाँ देखो, कितने बड़े पाइप हैं। अपना सामान वहीं उठाकर रख लेते हैं। लालू ललिता की बात मान लेता है, जिसके बाद वह अपनी ज़रूरत का सामान उन पाइप के अंदर रख लेता है और उनके अंदर बिस्तर लगा देता है। जिसके बाद पूरा परिवार उन पाइप के अंदर आराम से बैठ जाता है।
अरे इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास। यहीं रह लेते हैं जब तक हमारा कहीं जुगाड़ नहीं हो जाता। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को रोटी दो ना माँ। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए मैंने रोटियां रखी हैं। ललिता रोटियां निकाल कर उनके ऊपर से मिट्टी साफ कर देती है और अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है। लेकिन आधी रोटी खाने के बाद निशा अपनी माँ से कहती है, माँ कई दिनों से हम सूखी रोटियाँ खा रहे हैं, हमें अच्छा खाना खाने को कब मिलेगा? जैसे ही तुम्हारे पिताजी को अच्छा काम मिल जाएगा वैसे ही मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को बना दूंगी। सभी सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। वहीं बेचारी निशा को नींद नहीं आती और वो रात को बारिश के रुकने के बाद बची हुई सूखी रोटी उन बड़े बड़े पाइपों के पास जमीन में गाड़ देती है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे भगवान, हम लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्या आप हमारे लिए रोटी का पेड़ उगा दोगे? निशा हाथ जोड़कर खड़ी थी कि तभी वहाँ उसकी माँ ललिता आ जाती है और कहती है, अरे बिटिया, रोटियों के पेड़ नहीं होते, चलो अब सो जाओ। ललिता निशा को अपने साथ पाइप में ले आती है और उसको अपने साथ ही सुला लेती है। आधी रात के समय अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और आकाश से स्वयं देवी माँ वहाँ प्रकट होती हैं। इस बच्ची की श्रद्धा और विश्वास का अपमान भला मैं कैसे कर सकती हूँ? अब तो मुझे इस प्यारी बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। देवी माँ के इतना कहने के बाद उनके हाथों से एक रोशनी निकलती है जो सीधा उसी जगह पड़ती है जहाँ निशा ने रोटियों को जमीन में उगाने के लिए रखा था। उसी जगह अचानक से 3 बड़े से पेड़ उग जाते हैं। ऐसा होने के बाद देवी माँ निशा के सपनों में जाती हैं और उससे कहती हैं, निशा मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जहाँ तुमने रोटियां रखी थी वहाँ अब 3 पेड़ हैं। बस तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है, उसके बाद तुम उन जादुई पेड़ों का लाभ उठा सकती हो। निशा का अचानक से सपना टूट जाता है और वो फिर से रात में उठकर पाइप से बाहर आती है तो उसके सामने 3 बहुत बड़े पेड़ होते हैं। उन्हें देखकर निशा बहुत खुश होती है। इसका मतलब देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, अब हम लोग रोटी रोटी के लिए कभी नहीं तरसेंगे। निशा खुश होकर देवी माँ का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निशा के मंत्र पढ़ते ही तीनों पेड़ों के ऊपर सोने की रोटियां उगाती हैं। उसके चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और निशा का पूरा परिवार नींद से जाग जाता है। अरे अरे, ये क्या? ये तो सोने की रोटी का पेड़ है, लेकिन रात भर में ये पेड़ कैसे उग गया? निशा अपनी माँ और अपने पिता को सब कुछ बताती है। अरे फिर माता रानी मेरे सपनों में आई, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम लोग परेशान नहीं होंगे। क्या हम इस पर से सोने की रोटी तोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। लालू और ललिता पेड़ों से सोने की रोटियां तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो अगले दिन सवेरे होते ही एक सुनार की दुकान पर जाकर उन रोटियों को बेच देते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा मकान खरीद लेते हैं। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके चलते कई सारी औरतें ललिता के पास आती और उससे पूछती है, कौन सा खजाना मिल गया तुम्हें, या कौन सी लॉटरी खुली है तुम्हारी जो रातों रात तुम गरीबों ने इतना बड़ा मकान खरीदा है? रात भर में अचानक से तुम्हारे तो भाग्य ही चमक गए, कल तक तो तुम्हारे पास रहने के लिए छत तक नहीं थी। ललिता बहुत खुश होते हुए सभी से कहती है, अब तुम्हें क्या बताएं, मेरी बेटी ने जमीन में रोटी उगाई थी और उसके बाद बस वहाँ पर रोटी का पेड़ और उस पेड़ पर आई सोने की रोटियां। अरे रहने दो बहन, तुम तो हमें बहका रही हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर ऐसी बात है तो 2-4 रोटी हमें भी दिखाना सोने की। ललिता अपने घर से सोने की रोटी लाकर अपनी पड़ोसनों को दिखाती है, जिसके बाद उसकी सभी पड़ोसन उससे चिढ़ने लगती हैं। देख लिया ना बहन, देवी माँ ने जब हमें दिया तो पूरा छप्पर फाड़ कर दिया। हाँ तुझे ही तो सब कुछ दिया, चलो बहनों यहाँ से चलते हैं। सोने की रोटी पाने के बाद ललिता हर किसी को अपने राज के बारे में बताने लगी। ये सब देख लालू उससे कहता है, ललिता, तुम्हें इस तरह हर किसी को हमारे राज के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो पता नहीं लोग लालच में आकर क्या क्या कर जाए। क्यों ना बताऊं, आपको पता है ना ये सभी लोग हमारी गरीबी का किस प्रकार तमाशा देखा करते थे। लोगों का काम देखने का ही होता है, तुम्हें इन सब से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुंह बनाकर वो घर में चली जाती है। उस दिन के बाद से उन सब के दिनचर्या ठीक हो जाते हैं। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता, वो फिर से जादुई पेड़ के पास जाते, जहां निशा जादुई पेड़ के सामने खड़ी होकर मंत्र पढ़ती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
उसके मंत्र पढ़ते ही उन पेड़ के ऊपर सोने की रोटियां उग आती हैं, जिसके बाद लालू और ललिता सारी रोटियां तोड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के कई सारे लोग ये सब उन्हें करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अकेले अकेले जादुई पेड़ का फायदा उठा रहे हो, आज तो हम भी इन पेड़ों का फायदा उठाएंगे। अरे चलो रे गांव वालों, सोने की रोटियां तोड़ने का सबसे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। अब हम सब अमीर हो जाएंगे। जैसे ही गांव के सभी लोग सोने की रोटियां तोड़ने वाले होते हैं, उन्हें एक बहुत तेज 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। अरे बाप रे बाप, मर गए रे, इतनी जोरदार झटका हमें कभी जिंदगी में नहीं लगा। ये देवी माँ के पवित्र पेड़ हैं और तुम जैसे लालचियों का यहाँ कोई काम नहीं। निशा चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आप किसी को भी इसके बारे में ना बताती तो गांव का कोई भी आदमी यहाँ ना आता। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद हम इन जादुई पेड़ों की मदद कभी नहीं लेंगे और जो भी है उसी में गुजारा करेंगे और अपनी मेहनत से कमाएंगे। उस दिन के बाद से लालू और ललिता दोनों ही मेहनत करके पैसा कमाते हैं और अपने दोनों बच्चों का पेट भरते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।